नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे भी डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में और जहाँ पे कुछ कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत शानदार लेवल में बना है और अभी भी वही रेंज में है जिस रेंज में बाइंग एंटी लेवल्स है और इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट्स भी था कि इस कंपनी के ऊपर डिस्कशन जरूर लेके आइए, तो उसी के हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा और साथ ही साथ आपके भी कुछ कुछ कंपनीज के अगर अपडेट जानना है तो मुझे जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके उस अपडेट को जरूर मैं वीडियो के साथ आपके साथ लेके आऊंगा, मतलब वीडियो बनाकर आपके साथ लेके आऊंगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन आप सभी जानते हैं ये एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का मतलब क्या है कि इस कंपनी जो हम लोग जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, वो उस तरीके से जो अकाउंट ओपन किया जाता है किसी न किसी ब्रोकिंग फर्म के माध्यम से किया जाता है। तो एंजल वन इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो इस कंपनी की जो खासियत है, कंपनी सिर्फ ब्रोकिंग फर्म के ऊपर नहीं, कंपनी का अलग अलग बिजनेस है। जैसे आप देखेंगे तो स्टॉक्स के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर, करेंसी के ऊपर और इंस्टीट्यूशन ब्रोकिंग के ऊपर, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, डिपोजिटरी सर्विसेज, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड्स और साथ ही साथ आप देखेंगे तो लैंडिंग, एनबीएफसी, इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स जो है वो हर कोई कैटेगरीज के हिसाब से है। सिर्फ बैंकिंग को छोड़कर हर कोई कैटेगरीज को कंपनी पकड़ के रखे हैं। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि आज कंपनी 15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि कंपनी अलग लेवल में बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फर्स्ट टाइम कंपनी जो मतलब जो ब्रोकरेज जो चार्जेस है उसको आप देखेंगे तो 15 रुपीज किए थे, मतलब बाई 15 रुपीज और सेल 15 रुपीज, मतलब हर ट्रेड में 15 रुपीज का चार्जेस देना पड़ रहा था। और फर्स्ट टाइम इसी कंपनी ने जो डिलीवरी है उसको फी करवाया, मतलब जो आप होल्डिंग करेंगे तो उसके लिए कोई भी आपको ब्रोकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ मतलब बिजनेस कंपनी लेके आए थे और उसके बाद बाकी कंपनी भी उस स्ट्रेटेजीज को फॉलो किए। और देखा जाए तो इस कंपनी को जो परफॉर्मेंस है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ कम है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी आपको दिखेगा। देखा जाए तो प्रोमोटर के बाद एफएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स आपको अच्छा खासा दिखेगा। और इतना शानदार होल्डिंग्स होने के पीछे एक ही कारण है कि कंपनी खुद को अलग लेवल्स में खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इंस्टीट्यूशन जो पहले 4% होल्डिंग करके रखे थे एफआईएस ने, वो होल्डिंग्स बढ़ाकर 17% कर दिए। हाँ, मान लेता हूँ डीएस के पास 12% होल्डिंग था, वो अभी बढ़ के सॉरी घट के 10% हो चुके हैं। मगर पहले कितना था, पहले 2-3 क्वार्टर्स पहले देखेंगे तो जो होल्डिंग्स था वो 9% के आसपास था। इसका मतलब होल्डिंग्स बढ़ा और कंपनी के ग्रोथ भी बढ़ा। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग जो है वो कम होता गया। तो बीच में मतलब पहले 2 ईयर्स में कंपनी ने कर्जा ज्यादा लिया था और इस कर्जा ज्यादा लेने के पीछे कारण भी था। अगर मैं इस कारण को आपके साथ दर्शाऊं तो आप देखेंगे कंपनी को उस टाइम ट्रेड अच्छा मिला था और ट्रेड अच्छा लेने के मतलब प्रोजेक्ट अच्छा मिलने के कारण कंपनी ने कर्जा उठाया था और कंपनी ने फिक्स एसेट को अच्छी तरीके से यहाँ पे इंक्रीज किया और उस हिसाब से कंपनी की इस बार हाईएस्ट पैसा कंपनी बिजनेस के ऊपर लगा के भी रखे हैं, जिस पैसा डायरेक्टली कंपनी का फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो पैसा है, वो जो पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट किए है, वो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं, सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो फिक्स एसेट परचेज में आज तक इतने बड़े फिक्स एसेट परचेज नहीं किए। इस बार कंपनी 114 करोड़ के आसपास कंपनी फिक्स एसेट को परचेज किए। पिछली बार 70 करोड़ के आसपास मतलब फिक्स एसेट को परचेज किए थे। इस बार ज्यादा फिक्स एसेट परचेज किया, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने का थिंकिंग रखकर कंपनी का मैनेजमेंट चल रहा है। तो रही बात इस कंपनी का जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी रिपोर्ट है, वो देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली 40 to 50% के आसपास डिलीवरी यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब एक छोटा छोटा करके स्टेप लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है और मतलब छोटे छोटे स्टेप लेकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। तो कितने इन्वेस्ट किया गया तो और कहाँ पे किया गया वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शोल्डर, एक बार नहीं 2 बार यहाँ पे शोल्डर क्रिएट हुआ। तो उसके बाद क्या बना, एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ।
तो जब ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो उसके बाद एक ट्रेड बना इस लेवल में, और आप देख सकते हैं इसका जो टारगेट बनेगा वो टारगेट यहाँ तक है, करीबन 2330 रुपीज के आसपास इसका टारगेट बनेगा। तो 2330 रुपीज का अगर टारगेट बने तो 41% का टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो उस टारगेट को लेने के लिए मैं एंट्री तो ले चुका हूँ, और देखिए फिर से वो रिवर्सल भी किए थे, और मैंने यहाँ पे भी आपको वीडियो बना के शेयर किया था, यहाँ पे भी किए थे, क्योंकि जब जब नीचे आ रहा है तब तक एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। जो लोग स्टडी नहीं कर पाए तो उसको फिर से इस जगह पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए इसको एम सुमी नाम से भी जाना जाता है। तो एम सुमी नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड जो है वो संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो उसको डीमार्ज किया गया और अलग से मार्केट में लिस्टिंग किया गया क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। तो दोनों ही ऑटो इंसुलेंस कंपनी है। तो ये टोटली वायरिंग्स इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। और इस कंपनी की खासियत यही है कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग 3 इयर्स तक कंपनी को बहुत सारा प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। और इस 3 इयर्स प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, इस बार कर्जा भी उठाया। कर्जा उठाया इसीलिए क्योंकि कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। कितना प्रोजेक्ट मिला आपको मैं दिखा दूं। देखिए 600 साढ़े 600 करोड़ का टोटल ट्रेड रिसीव हुआ था, मतलब प्रोजेक्ट मिला था। और अभी इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला, करीबन 800 करोड़ के आसपास। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी हायर लेवल में देखने को मिला कि कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्वायर किया है, जिस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी अपकमिंग कुछ टाइम्स में अच्छा खासा प्रॉफिट को भी वो जनरेट कर पाएंगे। तो इस कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली शानदार लगेगा। जैसे 1600 करोड़ का टोटल सेल्स था पिछले सालों में, इस बार वो बढ़ के हो चुके 1800 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंस भी 1400 करोड़ के आसपास था, इस बार बढ़ के हो चुके 1600 करोड़ के आसपास। और देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 126 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के हो चुके मतलब थोड़ा सा घट के हो चुके 123 करोड़। इसमें मतलब बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी में छोटा कंपनी है, इस तरीके से हलचल चलते रहेंगे। तो उसको आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट मतलब आपको देखकर समझना पड़ेगा कि हाँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में क्या हो रहा है। देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अपकमिंग कुछ इसमें इस कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, उसका मतलब ऑटो इंसुलेंस प्रोडक्ट का भी ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए बुलिश ट्रेंड के हिसाब से आपको देखना चाहिए। बाकी आप समझदार है उसके हिसाब से ही काम करिए। लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो मई जून जुलाई इस तीनों मंथ में सेल ऑफ किया गया, और अगस्त मंथ में म्यूचुअल फंड के माध्यम से अच्छा खासा बाइंग भी किया गया। और आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो कौन सा म्यूचुअल फंड ने कितना माल उठाया वो यहाँ पे डिटेल्स डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। तो इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, देखिए शानदार तरीके से एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना था, सॉरी शोल्डर, उसके बाद हेड कम शोल्डर बना था, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए थे, और यहाँ पे टारगेट इस लेवल में था तो टारगेट इजीली अचीव किया। नेक्स्ट देखिए फिर से एक देखा जाए तो एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। वो टारगेट कितना है, 80 रुपीज के आसपास। अगर इस लेवल से 80 रुपीज तक अगर टारगेट बने तो 27% का टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से वो टारगेट अचीव भी कर सकते हैं क्योंकि ऑटो एक सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है हैप्पी स्माइल टेक्नोलॉजी। देखिए हैप्पी स्माइल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 14,000 करोड़ के आसपास है, और इसका करंट प्राइस जो है वो 900 के आसपास है। और इस कंपनी एक देखा जाए तो आईटी सॉल्यूशन सर्विसेज कंपनी है, और नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ ही साथ देखा जाए तो एंटरप्राइजेस जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी की जो खासियत है, कंपनी आईटी सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, और आईटी सेक्टर के ऊपर अभी भी फिलहाल के लिए देखा जाए तो अभी भी थोड़ा सा प्रेशर है, और उस प्रेशर को झेलते हुए भी हर कोई आईटी सेक्टर धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंपनी भी अलग लेवल से खुद को रिप्रेजेंट किया, और थोड़ा सा कर्जा ज्यादा है, और इनकम भी हो रहा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी सेल्स को कम नहीं किया। आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर होने के बाद भी कंपनी ने सेल्स को कम नहीं किया, 308 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 360 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, और उसके बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट को भी जनरेट किया। जो 53 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के हो चुके 57 करोड़ के आसपास। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला।
अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स भी लगातार इंक्रीज हुआ और साल भर में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी जो 4 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे 5 इयर्स पहले, और जो कंपनी लॉसेस में रन कर रहा था वो कंपनी आज प्रॉफिट कर रहा है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लगातार वो प्रॉफिट को इंक्रीज भी कर रहा है। तो यही खासियत होता है किसी भी कंपनीज के ऊपर। जो पिछला जो मैनेजमेंट टीम जिस तरीके से काम कर रहा था वो काम थोड़ा सा हटके हो रहा है, तो इसलिए कंपनी अलग लेवल से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ देखेंगे तो बेस्ट लेवल में दिखेगा। उसके साथ साथ कंपनी आपको अच्छा खासा 3 साल में रिटर्न दिया। एक साल में 10% का लॉसेस इसीलिए दिया गया क्योंकि आईटी सेक्टर में स्लो डाउन था, इसीलिए करेक्शन हुआ था। और वो करेक्शन होने के बाद कहाँ से वो रिवर्सल किए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। अभी कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और कर्जा बढ़ने के पीछे दो कारण बन सकते हैं। पहले तो कंपनी का पहले से कर्जा है और इसीलिए कंपनी को बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कंपनी ने कर्जा लिया। दूसरी बात, कंपनी के हाथ में उतना पैसा नहीं है और कंपनी को इस बार 670 करोड़ के आसपास कैश इक्विपमेंट हुआ है, और उसके साथ साथ 199 करोड़ के आसपास कंपनी को ट्रेड रिसीव हुआ है। तो जो ट्रेड रिसीव होने के कारण कंपनी को एक पॉजिटिवली देखा जाए तो कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते कंपनी अपकमिंग कुछ टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस दिखाएगा। तो इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स रखे हैं, छोटा मोटा शायद होल्डिंग्स है और उतना बड़ा नहीं है, फिर भी कंटिन्यू तो कर रहा है। यही बात कंपनी के लिए एक पॉजिटिवली सिंबल देते हैं। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का, तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर सेल अप किया गया म्यूचुअल फंड माध्यम के, मतलब म्यूचुअल फंड के तरह। अगर इसी चीज को मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बेचा है, और एफएस ने स्टेक तो बेचा मगर उतना ज्यादा नहीं बेचा। फिर भी होल्डिंग्स एफएस के पास ज्यादा है। अगर रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो हैप्पी स्माइल के ऊपर आप देखेंगे तो एक शानदार तरीके से ट्रेड बना था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बाइंग ट्रेड बना था, कंटिन्यूसली बाइंग, एक रेंज ट्रेड बना था और उस रेंज को एंटी यहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से टारगेट अचीव हुआ। थोड़ा सा नीचे भी आए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब नीचे आएंगे तो 10% गिरने में फिर से एंटी लूंगा। तो यहाँ से 10% नहीं गिरा था, ऑलमोस्ट 8-8.5% गिरा था। अगर उससे भी ज्यादा गिरते तो मैं एवरेज कर लूता। तो यहाँ से कंपनी रिवर्सल किया और अच्छी तरीके से टारगेट भी दिया। तो फिलहाल के लिए इंतजार करिए, क्योंकि यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब कप विथ हैंडल पैटर्न कंफर्म हो जाएगा तो मैं जरूर एंटी, मतलब फिर से एक एंटी जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है आईईएल लिमिटेड। तो इस कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया और वो भी 25 तारीख को स्प्लिट मिलेगा, और वो भी देखिए एक के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर स्टडी करके काम करना, क्योंकि इसका एक के बदले 10 शेयर स्प्लिट देंगे और अभी इसका प्राइस 150 है। तो सोचिए 15 रुपीज के आसपास शेयर बन जाएगा। तो डिसीजन आपका क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और मैं इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहता हूँ और आपको मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि बोनस और स्प्लिट के चक्कर में किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो वो आपके लिए खतरा बन सकते हैं। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।